सबने जय श्री राम जी। मैं संदीप मेलवान और स्वागत है सभी बैंकर्स का एक नई वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं मनी से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी हमारे पास होती है तो वो आज हम करेंगे। तो फर्स्ट इसमें हमारे पास है फ्रॉड रिपोर्टिंग। फ्रॉड आर टू बी रिपोर्टेड टू आरबीआई एंड पुलिस और सीबीआई। कि जो फ्रॉड है वो रिपोर्ट करने हैं किसको, आरबीआई को, पुलिस को या फिर सीबीआई को। नॉन रिपोर्टिंग यानी कि अगर रिपोर्ट नहीं करते, आरबीआई कैन इम्पोज पेनल्टी अंडर सेक्शन 47A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो अगर कोई जो फ्रॉड होता है और उसकी जानकारी आरबीआई को नहीं दी जाती तो आरबीआई अंडर सेक्शन 47A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो पेनल्टी लगा सकते हैं बैंक के ऊपर या फिर कोई भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। नेक्स्ट है रिपोर्ट टू आरबीआई। तो किस तरीके से रिपोर्ट होगी आरबीआई को, वेयर अमाउंट इज रेट 1 लाख और अबोव रिपोर्ट विद इन 3 वीक्स ऑन FMR 1। कि अगर जो अमाउंट है फ्रॉड का वो 1 लाख या उससे ज़्यादा हो तो 3 वीक के अंदर रिपोर्ट की जाएगी ऑन FMR यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिकॉर्ड, फ्रॉड मैनेजमेंट रिकॉर्ड। उसके बाद वेयर अमाउंट इज रेट 1 करोड़ और वो अगर 1 करोड़ या उससे ज़्यादा का हो तो रिपोर्ट विद इन 1 वीक थ्रू DO लेटर एंड आल्सो द रीजनल ऑफिस ऑफ RBI ऑन FMR 1 विद इन 3 वीक्स ऑफ द फ्रॉड। तो अगर 1 करोड़ से ज़्यादा हो तो एक भी हफ्ते के अंदर करनी होगी और रीजनल ऑफिस में भी करनी होगी 3 हफ्ते के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है कैश शॉर्टेज। Cases of negligence and cash shortage are to be reported as fraud if the intention to cheat, defraud is suspected proved। यानी कि कैश शॉर्टेज का मतलब क्या है, यानी कि कैश कम हो जाए। मान लो जब कैश क्लोज होता है शाम को, डे एंड होता है, तो उस वक्त कैश कम हो जाए तो उस केस में क्या होगा तो उसका भी रिपोर्ट करना है कि अगर वो फ्रॉड के इंटेंशन से किया गया। देखो कई बार तो ऐसा होता है कि पता नहीं चलता कि कैसे हुआ है, लेकिन कई बार जानबूझ के अगर कोई करता है फ्रॉड के इंटेंशन से, अगर कोई करेगा चीटिंग करेगा और बाद में वो प्रूव हो जाता है, ठीक है, तो उसकी रिपोर्ट करना ज़रूरी है। उसके बाद केसेज ऑफ कैश शॉर्टेज मोर देन रेट 10,000 एंड केसेज ऑफ कैश शॉर्टेज मोर देन एट 5,000 इफ डिटेक्टेड बाई मैनेजमेंट ऑडिटर इंस्पेक्टिंग ऑफिसर एंड नॉट रिपोर्टेड ऑन द डे ऑफ ऑकरेंस बाय द पर्सन हैंडलिंग कैश। यानी कि जो कैश शॉर्टेज होती है उसकी रिपोर्ट करनी है, ठीक है। और अगर वो किसके द्वारा डिटेक्ट कर लिया गया है, मैनेजमेंट के द्वारा या ऑडिटर के द्वारा या फिर इंस्पेक्टिंग ऑफिसर के द्वारा, तो उस सभी की रिपोर्ट करनी होती है सेम डे के अंदर। यानी कि अगर 10,000 से ज़्यादा हो तो उसकी रिपोर्ट नहीं की जाती तो उसको फ्रॉड माना जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रॉड्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। रिपोर्ट इन केस ऑफ काउंटरफिट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट टू बी मेड बाय द पेइंग बैंक और ब्रांच। कि काउंटरफिट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के केस में क्या करेगा, पेइंग बैंक या फिर ब्रांच उसकी रिपोर्ट करेगा। हाउएवर इन द केस ऑफ ए फ्रॉडुलेंट कलेक्शन ऑफ ए जेन्युइन इंस्ट्रूमेंट कलेक्टिंग बैंकर टू रिपोर्ट। और फ्रॉडुलेंट कलेक्शन में जो इंस्ट्रूमेंट जेन्युइन हो उसमें कौन रिपोर्ट करेगा, उसमें बैंकर रिपोर्ट करेगा, कलेक्टिंग बैंकर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये टर्मिनोलॉजी है जो कि यूज होती है बैंक के अंदर। मनी मार्केट एंड अदर टर्मिनोलॉजीज। कॉल मनी क्या होता है, मनी लैंड फॉर ओवरनाइट यानी कि एक रात के लिए दिया गया पैसा। नोटिस मनी, मनी लैंड फॉर ए पीरियड ऑफ 2 to 14 days, 2 से 14 दिन के लिए पैसा दिया गया हो अगर लैंड किया गया हो। टर्म मनी, मनी लैंड फॉर 15 days और मोर इन इंटरबैंक मार्केट। यानी कि अगर मनी 15 दिन के लिए दिया गया हो, 15 दिन या उससे ज़्यादा के लिए दिया गया हो। हेल्ड टिल मैच्योरिटी, ये क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विच आर नॉट मींट फॉर सेल एंड आर मींट टू बी हेल्ड इन द पोर्टफोलियो टिल मैच्योरिटी बाय द बैंक्स। यानी कि ऐसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी जिनको सेल नहीं कर सकते जब तक कि वो मैच्योरिटी में ना, उसकी मैच्योरिटी ना आ जाए, ठीक है, तो वो होती है हेल्ड टिल मैच्योरिटी। दूसरा क्या होगा, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। हेल्ड फॉर ट्रेडिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्वायर्ड बाय द बैंक्स विद द इंटेंशन टू ट्रेड बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ द शॉर्ट टर्म प्राइस इंटरेस्ट रेट मूवमेंट। यानी कि इस केस में ट्रेडिंग कर सकते हैं ताकि कुछ एडवांटेज मिल सके, कुछ इंटरेस्ट की या प्राइस की जो
एडवांटेज मिल सके तो इसमें ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद अवेलेबल फॉर सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी विच डू नॉट फॉल विद इन द अबव टू कैटेगरी डेट इज HTM और HFT, यानी कि जो ऊपर की दो कैटेगरी जो कि हमारे पास क्या था HTM यानी कि हेल्ड टिल मैच्योरिटी और हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, इनमें जो एग्जिस्ट नहीं करती वो अवेलेबल होती है सेल के लिए, उनको कभी भी सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है यील्ड टू मैच्योरिटी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन ए सिक्योरिटी इफ हेल्ड टिल मैच्योरिटी आफ्टर परचेजिंग टेक्स इन टू अकाउंट द परचेज प्राइस, तो इसमें कर सकते हैं। उसके बाद कूपन रेट देखिए क्या होगा, स्पेसिफाइड इंटरेस्ट रेट ऑन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी सच एज कॉरपोरेट एंड गवर्नमेंट स्टेट बॉन्ड, यानी कि जो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट होगा और किसकी के ऊपर, जो कॉरपोरेट या फिर गवर्नमेंट स्टेट बॉन्ड है उसके ऊपर, उसे क्या बोल देंगे हम, कूपन रेट। ट्रेजरी बिल क्या होंगे, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स, ये शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स होते हैं इशूड बाय द ट्रेजरी यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा। नॉर्मली ट्रेजरी बिल्स आर इशूड एज जीरो कूपन बॉन्ड्स विद, और ये जो ट्रेजरी बिल्स हैं वह जीरो कूपन बॉन्ड पे इशू किए जाते हैं, और कितने दिन के लिए, 91 के लिए, 182 के या फिर 364 डेज के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है गिल्ट एज्ड सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज ए सिक्योर्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच गारंटी सर्टेनिटी ऑफ बोथ कैपिटल एंड इंटरेस्ट, यानी कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, सिक्योर्ड होती हैं, जो कि हमें गारंटी देती है कैपिटल और इंटरेस्ट दोनों की। नेक्स्ट हमारे पास आता है जीरो कूपन बॉन्ड्स, ये क्या होगा देखिए, बॉन्ड्स विद नो प्रोमिस्ड प्रोडिकली कूपन यानी कि इंटरेस्ट, जिसमें कोई भी इंटरेस्ट का यानी कि कूपन जो प्रोमिस ना किया गया हो। द डिफरेंस बिटवीन द परचेज वैल्यू एंड द मैच्योरिटी वैल्यू इज द वैल्यू रिसीव्ड बाय द इन्वेस्टर, और जो डिफरेंस होगा परचेज वैल्यू का और जो मैच्योर हुए उस वैल्यू, वो उसका जो डिफरेंस होगा वो कौन रिसीव करेगा, वो किसको मिलेगा, इन्वेस्टर को। नेक्स्ट हमारे पास है डेटेड सिक्योरिटीज इंस्ट्रूमेंट्स विच हैव टर्नर ओवर 1 ईयर, जिनका जो टाइम पीरियड होता है वो 1 साल से ऊपर होगा। द रिटर्न्स ऑन डेटेड सिक्योरिटी आर बेस्ड ऑन फिक्स्ड कूपन रेट अकिन टू कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। नेक्स्ट हमारे पास है क्रेडिट रिस्क, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट बाय द बोरोवर और को बोरोवर, यानी कि जिसमें डिफॉल्ट का रिस्क हो बोरोवर या को बोरोवर के द्वारा। मार्केट रिस्क क्या होगा, चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट अफेक्टिंग ऑन द यील्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ ट्रेडिंग इन सिक्योरिटी, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट जो चेंज होते रहते हैं उसका जो रिस्क होता है, ठीक है, उसे क्या बोल देंगे, मार्केट रिस्क। उसके बाद नेक्स्ट है ऑपरेशनल रिस्क, फेलियर ऑफ सिस्टम एंड प्रोसीजर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ड्यू टू इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी कि अगर सिस्टम का फेलियर हो जाता है प्रोसीजर का, और हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का किसी का फेलियर होता है, चाहे इंटरनल फैक्टर हो या एक्सटर्नल फैक्टर हो, तो उसे बोलता है ऑपरेशनल रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क क्या होगा, रिस्क अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ मिसमैच इन द मैच्योरिटी पैटर्न ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज, यानी कि जो मिसमैच पैटर्न होना चाहिए किसका, मैच्योरिटी पैटर्न मिसमैच हो जाए किसका, एसेट का और लाइबिलिटी का, तो उसको बोल देते हैं हम लिक्विडिटी रिस्क। उसके बाद है सिस्टेमैटिक रिस्क, फेलियर ऑफ वन बिग बैंक लीडिंग टू फेलियर ऑफ अदर स्मॉलर बैंक्स thereby eroding the confidence of the public in the financial system, यानी कि किसी बड़े बैंक का अगर फेलियर हो जाता है, वो दिवालिया हो जाता है, तो उसके बाद जो छोटे बैंक है वो भी, उसके ऊपर भी उनका इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, वो भी फेल हो सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो पब्लिक का कॉन्फिडेंस है फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर वो इरोड हो जाता है, यानी कि वो ख़त्म होने लगता है, वो नष्ट होने लगता है। तो ये होगा सिस्टेमेटिक रिस्क, यानी कि एक के कारण आगे भी जो फेलियर होते चले जाएँ। उसके बाद नो रीफाइनेंस इज अवेलेबल फ्रॉम RBI ऑन प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट एडवांस। नेक्स्ट हमारे पास आता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम, यानी कि RTGS। एन RTGS पेमेंट सिस्टम इज वन इन विच पेमेंट ऑफ रेट 2 लाख एंड अबोव इंस्ट्रक्शंस बिटवीन बैंक्स आर प्रोसेस्ड एंड सेटल्ड इंडिविजुअली एंड थ्रू आउट द डे, यानी कि जो RTGS है
उसमें 2 लाख या उससे ऊपर की पेमेंट की जाती है बैंक के बीच में, अलग अलग बैंक्स के बीच में, और ये पूरे का पूरा दिन चलती है। उसके बाद द सेटलमेंट इज ऑन ग्रॉस बेसिस अनलाइक यूजुअल क्लियरिंग सिस्टम विच आर ऑन नेट बेसिस। नेक्स्ट हमारे पास है इसके अंदर इन आरटीजीएस आरबीआई एक्ट एज द सेटलमेंट एजेंट। तो जो बीच का सेटलमेंट एजेंट होगा वो कौन होगा इसके अंदर? आरबीआई। सेटलमेंट रिस्क एंड सिस्टमेटिक रिस्क आर मिनिमाइज्ड बिकॉज ऑफ आरटीजीएस। वो जो सेटलमेंट रिस्क है और सिस्टमेटिक रिस्क है जो हमने पढ़ा, वो इसमें मिनिमाइज किए जाते हैं आरटीजीएस के अंदर। क्रेडिट इज टू बी अवेलेबल विद इन 2 आवर्स, और इसमें जो स्टैंडर्ड टाइम होता है वो 2 घंटे के अंदर आरटीजीएस का जो काम होता है वो पूरा हो जाता है। आरटीजीएस फ्लो कन्फर्म टू ISO 222 स्टैंडर्ड्स। तो ये था हमारे पास है मनी मार्केट का, और इसमें यानी कि जो टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ी, फ्रॉड रिपोर्टिंग पढ़ी, जो आरबीआई की जाती है, और आरटीजीएस पढ़ा। तो नेक्स्ट वीडियो में भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे जो कुछ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, ठीक है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। और अब जो आपका मॉक टेस्ट है जो 1 लाइनर हमने डाले थे, तो अब हम कोशिश करेंगे आपके MCQ लेके आएँ ताकि आपकी जो प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय श्री राम।